अगर कोई आपसे कहे कि बिना काम किए पैसा कमाकर दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन जब यही सवाल अकबर जैसे सम्राट ने बीरबल से पूछा, तो पूरे दरबार की सांसें थम गईं। ये कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, अहंकार और विश्वास की। देखते रहिए द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां शांत थीं, जैसे सब किसी अनकहे तूफान की आहट सुन रहे हों। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल अपने सहज मुस्कान के साथ खड़े थे, मानो आने वाली चुनौती को पहले से भांप चुके हों। अकबर ने भारी स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती देता हूं जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। दरबार में सरसराहट फैल गई। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, आपकी आज्ञा। अकबर बोले, तुम बिना कोई काम किए, बिना मेहनत किए, बिना व्यापार, सेवा या श्रम के पैसे कमा कर दिखाओ, और वो भी ऐसी रकम कि दरबार मान ले कि ये सच में कमाई है, दान या भीख नहीं। ये सुनते ही कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने फुसफुसा कर कहा, अब तो बीरबल भी फंस गया। किसी ने कहा, बिना काम के पैसा, ये तो जादू से भी मुश्किल है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने ना कोई तर्क दिया, ना सवाल पूछा। बस बोले, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने आंखें तरेरी। 3 दिन? ठीक है, तीसरे दिन दरबार में जवाब देना होगा। यदि असफल रहे तो मान लेना कि ये चुनौती तुम हार गए। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से बाहर निकल गए। पहला दिन। बीरबल शहर की गलियों में निकले। ना कोई थैला, ना कोई सामान। लोग उन्हें पहचानते थे, पर वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वे बस लोगों को देखते, सुनते और समझते रहे। बाजार में दुकानदार ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे, साधु उपदेश दे रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, अमीर अपनी शान दिखा रहे थे और गरीब अपने भाग्य को कोस रहे थे। शाम होते होते बीरबल एक सराय में पहुंचे। वहां यात्रियों की भीड़ थी। कोई अपने व्यापार की तारीफ कर रहा था, कोई घाटे का रोना रो रहा था। तभी एक युवक बोला, काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे बिना काम किए पैसा मिल जाता। ये वाक्य बीरबल के कानों में गूंज गया। वे मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा दिन। अगले दिन बीरबल शहर के बाहर एक बाग में गए। वहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि किस्मत किसे कहते हैं। कोई बोला, जिसके पास किस्मत है उसे बिना मेहनत सब मिल जाता है। दूसरा बोला, नहीं, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। बीरबल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोले, अगर मेहनत सिर्फ शरीर की हो और बुद्धि की नहीं, तो मेहनत भी बेकार जाती है। लोग चुप हो गए। बीरबल आगे बढ़ गए। तीसरा दिन। दरबार का दिन। तीसरे दिन दरबार फिर से सजा। अकबर ने बीरबल को देखते ही पूछा, तो बीरबल, क्या तुम बिना काम किए पैसे कमा पाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने बिना काम किए नहीं, बल्कि बिना काम दिखाए पैसे कमाए हैं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट बोलो बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं आपको आज ही साबित कर दूंगा, पर उससे पहले मुझे दरबार के बाहर एक घोषणा करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल दरबार के बाहर आए और ऊंचे स्वर में घोषणा करवाई, आज दरबार में बीरबल एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे बिना काम किए पैसा कमाया जा सकता है। जो ये रहस्य सुनना चाहता है वो प्रवेश शुल्क के रूप में एक स्वर्ण मुद्रा जमा करे। ये सुनते ही भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग हंसे, बीरबल मजाक कर रहा है। कुछ बोले, अगर सच हुआ तो एक स्वर्ण मुद्रा क्या चीज है। धीरे धीरे सैकड़ों लोग जमा हो गए। हर कोई उत्सुक था। एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं जमा होने लगी। दरबारियों की आंखें फैल गई। अकबर स्वयं ये दृश्य देख रहे थे। जब पर्याप्त भीड़ और मुद्राएं इकट्ठी हो गईं, बीरबल ने लोगों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबको संबोधित किया, आप सब जानना चाहते हैं कि बिना काम किए पैसा कैसे कमाया जाता है। भीड़ ने एक स्वर में कहा, हाँ। बीरबल बोले, तो सुनिए, बिना काम किए पैसा कमाने का रहस्य है लोगों की लालसा और जिज्ञासा। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल आगे बोले, मैंने आपसे कुछ भी बेचा नहीं, कोई सेवा नहीं दी, कोई वस्तु नहीं दी। मैंने सिर्फ आपकी जिज्ञासा को आमंत्रित किया। आपने स्वयं अपनी इच्छा से पैसा दिया। ये न दान है न भीख, ये आपकी उम्मीद की कीमत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या ये काम नहीं कहलाएगा बीरबल?
बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने कहा था बिना काम किए। मैंने न श्रम किया, न व्यापार, न सेवा। मैंने सिर्फ सत्य दिखाया। ये बुद्धि का उपयोग है, काम नहीं। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली धन हाथों से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब चुप थे। अकबर ने घोषणा की, आज की चुनौती में बीरबल विजयी रहे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबार ये समझ गया कि कभी-कभी बिना काम किए कमाया गया धन सबसे बड़ा सबक बन जाता है कि ज्ञान और समझ ही सबसे बड़ा साधन है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उस दिन के बाद दरबार और शहर के लोग ये सोचने लगे कि मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, बुद्धि की भी होती है और वही सबसे मूल्यवान होती है। दरबार में उस दिन की घटना के बाद शहर में एक अजीब सी हलचल फैल गई थी। हर गली, हर चौपाल, हर सराय में बस एक ही चर्चा थी, बीरबल ने बिना काम किए पैसा कैसे कमा लिया। लोग इसे चालाकी कहते, कुछ इसे बुद्धि का चमत्कार मानते और कुछ इसे सीधी सी ठगी समझते। पर सच ये था कि बीरबल ने लोगों के मन के भीतर छिपी उस आग को छेड़ दिया था जिसे लालसा कहते हैं। अकबर भी उस रात चैन से नहीं सो पाए। वो बार बार उसी दृश्य को याद करते, स्वर्ण मुद्राओं का ढेर, लोगों की उत्सुक आंखें और बीरबल की शांत मुस्कान। अकबर जानते थे कि बीरबल ने नियम तोड़े बिना चुनौती जीत ली है, पर बादशाह के मन में एक प्रश्न उठ चुका था, क्या सचमुच ये बिना काम के कमाई थी या ये भी किसी तरह का काम ही था। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। वहां न दरबारी थे, न शोर, सिर्फ दो लोग और उनके बीच विचारों की टकराहट। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने जो किया वो बुद्धिमानी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बताओ, क्या तुमने लोगों की कमजोरी का लाभ नहीं उठाया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, कमजोरी हर इंसान के भीतर होती है। कोई उसे छुपाता है, कोई उससे सीखता है और कोई उससे लाभ उठाता है। मैंने ना किसी को मजबूर किया, ना धोखा दिया, सबने अपनी इच्छा से दिया। अकबर ने गहरी सांस ली, लेकिन अगर हर कोई यही करने लगे तो समाज का क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, तभी तो ये चुनौती थी जहां पनाह, हर कोई ये नहीं कर सकता। इसके लिए समझ चाहिए, लोगों की नहीं, स्वयं की। अकबर कुछ न बोले। उन्होंने बीरबल को जाने का संकेत दिया, लेकिन उनके मन में एक और परीक्षा जन्म ले चुकी थी। उधर शहर में हालात बदलने लगे थे। कई लोग बीरबल की नकल करने लगे। कोई चौक पर खड़ा होकर बोलता, मैं आपको भविष्य बताऊंगा, पहले एक मुद्रा दीजिए। कोई कहता, मेरे पास बिना मेहनत अमीर बनने का तरीका है। लोग पहले दिन उत्साह से पैसे देते, दूसरे दिन गुस्से में लौटते और तीसरे दिन झगड़े होने लगते। कुछ ही दिनों में शहर में विवाद बढ़ने लगे। कई लोग शिकायत लेकर दरबार पहुंचे, जहां पनाह, हमें ठगा गया है। बीरबल ने गलत उदाहरण पेश किया। अब हर कोई हमें मूर्ख बनाने लगा है। अकबर ने सबकी बातें सुनी। वो समझ गए कि बीरबल की एक जीत अब पूरे राज्य के लिए परीक्षा बन चुकी है। उन्होंने फिर से दरबार बुलाया। दरबार में बीरबल आए तो माहौल पहले जैसा नहीं था। इस बार लोगों की आंखों में सवाल थे, प्रशंसा कम और शंका ज्यादा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी चुनौती जीतने के बाद राज्य में अव्यवस्था फैल रही है। लोग एक दूसरे को ठगने लगे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष हो? बीरबल ने नजरें झुकाईं। जहां पनाह, अगर कोई तलवार से रक्षा करता है और दूसरा उसी तलवार से हत्या करता है, तो दोष तलवार का है या उसे चलाने वाले का? दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहा, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि वो अव्यवस्था रोके और सलाहकार का कर्तव्य है कि वो राजा को सच दिखाए। बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने आदेश दिया, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस समस्या का समाधान करो। अगर तुमने बिना काम किए पैसा कमाने का रास्ता दिखाया है, तो अब ये भी दिखाओ कि बुद्धि का गलत उपयोग कैसे रोका जाए। ये दूसरी चुनौती थी, पहली से कहीं कठिन। बीरबल ने स्वीकार किया। वो जानते थे कि अब सिर्फ चतुराई में ही जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अगले दिन बीरबल शहर में फिर निकले, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य अलग था। वो उन लोगों के पास गए जो ठगे जा चुके थे। उन्होंने हर कहानी सुनी। किसी ने अपनी बचत खो दी थी, किसी ने कर्ज लिया था, किसी ने अपने परिवार से झगड़ा कर लिया था। एक बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए बोला, बीरबल जी, हमने सुना था आपने बिना काम किए पैसे कमाए। हमें लगा यही सही रास्ता है। अब सब लुट गया।
बीरबल की आंखें नम हो गईं। गलती तुम्हारी नहीं है, उन्होंने कहा। गलती उस सोच की है जो जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती है। फिर बीरबल उन लोगों के पास गए जो दूसरों को ठग रहे थे। उनसे पूछा, तुम क्या बेच रहे हो? कोई बोला उम्मीद, कोई बोला सपने, कोई बोला राज। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में कुछ नहीं दे रहे तो तुम काम नहीं कर रहे बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हो। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ क्रोधित। तीसरे दिन बीरबल ने एक बड़ा आयोजन रखा। शहर के सभी लोगों को बुलाया गया। अकबर भी स्वयं आए। भीड़ के सामने बीरबल ने कहा, मैंने एक दिन लोगों को ये दिखाया कि बिना काम किए पैसा कैसे आता है। आज मैं ये दिखाने आया हूं कि बिना समझ के पैसा कैसे चला जाता है। लोग चुप हो गए। बीरबल ने आगे कहा, जिस दिन मैंने जिज्ञासा के नाम पर पैसा लिया उस दिन मैंने कुछ नहीं छुपाया था। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं आपको अमीर बना दूंगा, लेकिन आज कई लोग झूठे वादे कर रहे हैं, यही फर्क है। फिर उन्होंने एक थैला मंगवाया। उसी में वे स्वर्ण मुद्राएं थीं जो पहली चुनौती में मिली थीं। बीरबल ने कहा, यह पैसा मैंने बिना काम किए कमाया था, आज मैं इसे बिना काम किए लौटाऊंगा। भीड़ में हलचल मच गई। उन्होंने घोषणा की कि जिन लोगों को ठगा गया है उन्हें यह पैसा दिया जाएगा। धीरे धीरे मुद्राएं लोगों में बांटी जाने लगीं। हर मुद्रा के साथ बीरबल एक ही बात कहते, ये सीख की कीमत है, दौलत की नहीं। अकबर ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। जब आखिरी मुद्रा भी दे दी गई, बीरबल ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर आप सबने सीख लिया तो यही मेरी असली कमाई है। दरबार और जनता दोनों शांत थे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। अकबर आगे आए और बोले, बीरबल, आज तुमने ये साबित कर दिया कि असली बुद्धि सिर्फ जीतने में नहीं, सुधारने में होती है। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में ये नियम बने कि कोई भी व्यक्ति झूठे वादों के नाम पर पैसा नहीं ले सकेगा। साथ ही ये भी कि लोगों को समझाया जाए, तेज रास्ते अक्सर गलत होते हैं। उस दिन के बाद शहर धीरे धीरे शांत हो गया। लोग फिर से मेहनत को सम्मान देने लगे, लेकिन अब वे ये भी समझ गए थे कि मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, सोच से भी होती है। और बीरबल, वो फिर उसी शांत मुस्कान के साथ दरबार में खड़े रहते, जानते हुए कि हर चुनौती का असली उद्देश्य जीत नहीं, सीख होता है। ये कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अकबर के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या सच में कोई काम और बिना काम के बीच की रेखा खींच सकता है? और यही प्रश्न आने वाले समय में एक नई चुनौती का कारण बनने वाला था। रात गहरी हो चली थी। महल के दियों की लौ धीमी धीमी कांप रही थी, मानो हवा के साथ अकबर के मन की बेचैनी भी हिल रही हो। बीरबल द्वारा लौटाया गया धन, जनता की आंखों में आई शर्म और दरबार में पसरा मौन, सब कुछ अकबर के भीतर एक अनकहा प्रश्न बनकर बैठ गया था। क्या सच में काम और बिना काम के बीच कोई स्पष्ट रेखा है? ये सवाल उन्हें सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह जब दरबार सजा तो वातावरण अलग था। न हंसी, न फुसफुसाहट। हर कोई जानता था कि आज कोई साधारण दिन नहीं है। अकबर गंभीर थे और बीरबल भी असामान्य रूप से शांत। अकबर ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बीरबल, तुमने लोगों को समझाया, व्यवस्था को संभाला और अपनी बुद्धि से संकट को अवसर में बदला, लेकिन एक बात अब भी अधूरी है। अगर लोग ये ना समझ पाएं कि काम क्या है और काम क्या नहीं, तो भविष्य में फिर वही गलती दोहराई जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पना ये समस्या शब्दों की नहीं, दृष्टि की है। अकबर ने आंखें उठाईं, तो क्या तुम ये दृष्टि सबको दे सकते हो? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक यात्रा करना चाहता हूं। एक ऐसी यात्रा जहां काम, श्रम, बुद्धि और मूल्य सबका असली अर्थ सामने आए। अकबर ने तुरंत हामी भर दी, जाओ बीरबल, और जब लौटो तो ऐसा उत्तर लेकर आना जिसे सिर्फ दरबार नहीं, पूरा राज्य समझ सके। बीरबल उसी दिन निकल पड़े। ना कोई तामझाम, ना शाही पहचान, साधारण वस्त्र, साधारण चाल, पर आंखों में वही गहरी समझ। पहला पड़ाव एक छोटा सा गांव था। वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। कोई हल चला रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई बीज बो रहा था। बीरबल एक किसान के पास रुके। भाई, तुम दिन भर इतना परिश्रम करते हो, बदले में क्या पाते हो? किसान ने पसीना पोंछते हुए कहा, रोटी। कभी ज्यादा, कभी कम, पर पेट भर जाता है। और अगर आज तुम काम न करो
बीरबल ने पूछा। किसान हंसा। तो कल भूखा रहूंगा। बीरबल आगे बढ़ गए। उन्हें यहां श्रम दिखा, पर सवालों के उत्तर नहीं। दूसरा पड़ाव एक व्यापारी बस्ती थी। वहां लोग बैठे बैठे सौदे कर रहे थे। कोई चीज को छुए बिना बेच रहा था, कोई कीमत बढ़ा घटा रहा था। बीरबल ने एक व्यापारी से पूछा, तुम दिन भर बैठे रहते हो, फिर भी धन कमा लेते हो, क्या ये काम है? व्यापारी मुस्कुराया। अगर समझ ना हो तो बैठे रहना भी बेकार है, और अगर समझ हो तो एक शब्द भी कमाई बन जाता है। बीरबल को हल्की सी झलक मिली। आगे एक स्थान आया जहां कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था। एक व्यक्ति खुशी से उछल रहा था, उसे बड़ी रकम मिल गई थी। बीरबल ने पूछा, तुमने क्या काम किया? वो बोला, कुछ नहीं, किस्मत थी। पास खड़ा एक हारा हुआ व्यक्ति बोला, और मेरी किस्मत नहीं थी। बीरबल वहां से तुरंत चले गए। उन्हें समझ आ गया कि किस्मत और काम के बीच भ्रम कितना खतरनाक है। यात्रा के कई दिनों बाद बीरबल एक साधारण सी पहाड़ी बस्ती में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थरों पर बैठा बच्चों को कहानियां सुना रहा था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, जैसे हर शब्द कोई खजाना हो। बीरबल रुके। कहानी खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा, बाबा, आप इन्हें क्या देते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, दृष्टि। और बदले में? कुछ नहीं, पर जब ये बच्चे बड़े होकर सही निर्णय लेंगे तो वही मेरी कमाई होगी। बीरबल का मन ठहर गया। उन्हें लगा शायद यही वो उत्तर है जिसे वो खोज रहे थे। कई सप्ताह बाद बीरबल लौटे। दरबार फिर सजा, लेकिन इस बार वातावरण उत्सुकता से भरा था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिला? बीरबल ने कहा, हाँ जहां बना। और ये उत्तर किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे राज्य का है। अकबर ने सबको ध्यान से सुनने का आदेश दिया। बीरबल बोले, काम वो नहीं जो शरीर को थकाए, और बिना काम वो नहीं जो शरीर को विश्राम दे। काम वो है जो मूल्य पैदा करे, चाहे वो खेत में हो, बाजार में हो या मन के भीतर। और बिना काम वो है जो सिर्फ लालच जगाए पर कुछ लौटाए नहीं। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस दिन मैंने जिज्ञासा के नाम पर धन लिया, उस दिन मैंने एक सच्चाई दी। लेकिन जब लोग झूठे सपने बेचते हैं, तब वे न काम करते हैं न बुद्धि, वे सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। अकबर धीरे धीरे सिंहासन से उठे। तो समाधान क्या है बीरबल? शिक्षा जहांपना, बीरबल बोले। ऐसी शिक्षा जो बताए कि हर कमाई का मूल्य होता है और हर मूल्य का उत्तरदायित्व। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में सभाएं होंगी जहां लोगों को ये समझाया जाएगा कि तेज धन का रास्ता अक्सर खोखला होता है और सच्ची कमाई वही है जो किसी न किसी रूप में समाज को कुछ लौटाए। दरबारियों ने सिर झुका दिए। अकबर ने अंत में कहा, आज तुमने सिर्फ एक चुनौती का उत्तर नहीं दिया बीरबल, तुमने मेरे राज्य की नींव को मजबूत किया है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जब राजा समझता है तब प्रजा अपने आप सीख जाती है। उस दिन के बाद राज्य में एक नई सोच जन्मी। लोग अब ये नहीं पूछते थे कि बिना काम के पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये पूछते थे, हम ऐसा क्या करें कि हमारी कमाई किसी के काम आए। और बीरबल जानते थे, असली जीत यही है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ज्ञान जितना फैलता है उतनी ही नई परीक्षाएं जन्म लेती हैं। और बहुत जल्द अकबर के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जहां ना बुद्धि अकेले काफी होगी, ना सत्ता, बल्कि दोनों की सच्ची परीक्षा होगी। समय बीतता गया, लेकिन बीरबल की यात्रा और उसके बाद दरबार में कही गई बातों ने पूरे राज्य की हवा बदल दी थी। अब लोगों के चेहरों पर वही पुरानी जल्दी अमीर बनने की चमक नहीं थी, बल्कि एक नई जिज्ञासा थी, समझने की, परखने की। बाजारों में बातें बदल गई थीं, चौपालों पर चर्चाएं बदल गई थीं। लोग अब ये नहीं पूछते थे कि कितना मिलेगा, बल्कि ये पूछते थे कि क्यों मिलेगा। अकबर ये सब देख रहे थे। एक राजा होने के नाते उन्हें संतोष होना चाहिए था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भय जन्म ले चुका था। उन्हें डर था कि कहीं ये नई सोच राज्य को बहुत धीमा ना बना दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जोखिम लेना ही छोड़ दें, नए रास्तों से डरने लगें और राज्य ठहर जाए। एक रात अकबर ने अपने सबसे विश्वस्त सिपाही को बुलाया और कहा, कल सुबह बीरबल को अकेले में मेरे पास भेजना। अगली सुबह बीरबल आए। अकबर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में वही पुरानी चमक। अकबर बोले, बीरबल,
तुमने लोगों को लालच से बाहर निकाल दिया, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि अगर डर ने लालच की जगह ले ली तो क्या होगा? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, डर और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही मन को बांधते हैं। असली स्वतंत्रता समझ से आती है। अकबर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तो मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देता हूं। इस बार न चुनौती है न शर्त, ये राज्य की जरूरत है। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। राज्य के कुछ हिस्सों में लोग अब किसी भी नए विचार को अपनाने से डरने लगे हैं, अकबर ने कहा। वे कहते हैं अगर ये काम निकला तो ठीक, नहीं निकला तो नुकसान, इसलिए वे कुछ करते ही नहीं। बीरबल समझ गए, ये एक अलग तरह की बीमारी थी, ठहराव की। मैं चाहता हूं, अकबर ने कहा, कि तुम लोगों को ये सिखाओ कि समझदारी का मतलब ठहर जाना नहीं होता। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, इसके लिए मुझे समय और स्वतंत्रता चाहिए। तुम्हें दोनों मिलेंगी, अकबर ने कहा। बीरबल ने फिर से यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार उनका रास्ता अलग था। वो उन जगहों पर गए जहां काम था पर साहस नहीं, जहां साधन थे पर विश्वास नहीं। एक कस्बे में उन्होंने देखा कि एक पुराना पुल जर्जर हालत में है। लोग जानते थे कि पुल गिर सकता था, लेकिन कोई उसे सुधारने को तैयार नहीं था। बीरबल ने पूछा, पुल क्यों नहीं ठीक करते? लोग बोले, अगर पैसा लगाया और पुल फिर भी गिर गया तो दोष किसका होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और अगर पुल गिर गया और किसी की जान चली गई तो दोष किसका होगा? लोग चुप हो गए। बीरबल ने वहां के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, काम ना करना भी एक निर्णय है और हर निर्णय की कीमत होती है। उन्होंने ना कोई आदेश दिया न धमकी, बस सवाल छोड़े। अगले ही सप्ताह लोगों ने मिलकर पुल की मरम्मत शुरू कर दी। दूसरे गांव में बीरबल ने देखा कि एक युवा बहुत अच्छा कारीगर था, लेकिन काम नहीं करता था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा हुनर क्यों छुपा हुआ है? युवा बोला, अगर असफल हुआ तो लोग हंसेंगे। बीरबल ने कहा, और अगर सफल हुआ? युवा चुप रहा। बीरबल बोले, असफलता की हंसी कुछ दिनों की होती है, लेकिन न किए गए काम का अफसोस उम्र भर रहता है। उस युवा ने काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे बीरबल का संदेश फैलने लगा, काम से मत डरो, लेकिन अंधे लालच से भी नहीं। लोग समझने लगे कि बुद्धि और साहस साथ साथ चलते हैं। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। राज्य के कुछ प्रभावशाली लोग, जो पहले लोगों की लालसा से लाभ उठाते थे, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगे। उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू किए। जहां पनाह, वे बोले, बीरबल लोगों को बहुत सोचने की आदत डाल रहा है। ज्यादा सोच राज्य के लिए ठीक नहीं। अकबर ने सब सुना, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक गुप्त सभा बुलाई। इसमें बीरबल के विरोधी भी थे और समर्थक भी। अकबर ने सबके सामने एक प्रश्न रखा, अगर राज्य का हर व्यक्ति समझदार हो जाए तो राजा की क्या जरूरत रह जाएगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे आए। जहां पनाह, समझदार प्रजा राजा को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसके निर्णयों को मजबूत बनाती है। एक दरबारी बोला, लेकिन तब राजा को चुनौती दी जाएगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो सही है वो चुनौती से डरता नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उस नजर में परीक्षा थी। बीरबल, अकबर बोले, अगर कल प्रजा मेरे किसी निर्णय से असहमत हो जाए तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? बीरबल ने बिना हिचक कहा, जहां पनाह, राजा कभी छोटा नहीं होता जब वो सुनता है, राजा तब छोटा होता है जब वो समझने से इनकार करता है। ये सुनकर कुछ दरबारी सिहर उठे। अकबर लंबे समय तक मौन रहे, फिर बोले, आज तुमने मेरे मन का सबसे कठिन प्रश्न हल कर दिया। उस दिन के बाद अकबर ने एक नया नियम नहीं, बल्कि एक नई परंपरा शुरू की। महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले जनता की बात सुनना। ये कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि समझ का सम्मान था। राज्य में धीरे धीरे एक अनोखा संतुलन बनने लगा। लोग ना तो अंधे लालच में थे, ना ही डर में जकड़े हुए। वे सोचते थे पर चलते भी थे। और बीरबल, वो जानते थे कि यह संतुलन ही सबसे नाजुक होता है। एक शाम बीरबल अकेले बैठे थे। उन्हें पहली चुनौती याद आई, बिना काम किए पैसा कमाकर दिखाओ। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा। उस दिन अकबर ने एक सवाल पूछा था और आज पूरा राज्य उसका उत्तर जी रहा है। लेकिन जीवन कभी एक जगह ठहरता नहीं। दूर क्षितिज पर एक और परीक्षा आकार ले रही थी। ऐसी परीक्षा
जहां सिर्फ बुद्धि और साहस ही नहीं बल्कि सत्य की कीमत भी चुकानी होगी। और वही परीक्षा आगे चलकर अकबर और बीरबल दोनों के रिश्ते को सबसे कठिन मोड़ पर ले जाने वाली थी। समय अब शांत दिखता था, लेकिन शांति अक्सर सबसे गहरी आंधी से पहले आती है। राज्य में संतुलन बन चुका था। लोग सोचते थे, सवाल करते थे, पर काम से भागते नहीं थे। अकबर को ये सब देखकर गर्व भी होता था और कहीं न कहीं एक अनकहा डर भी, क्योंकि जिस राज्य में लोग समझदार हो जाते हैं वहां सत्ता की परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। एक सुबह अकबर को सीमा प्रांत से समाचार मिला। वहां के कुछ बड़े व्यापारी और जमींदार खुलेआम कहने लगे थे कि अब राजा को कर कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्रजा समझदार हो चुकी है और स्वयं व्यवस्था बना सकती है। ये बात सुनकर अकबर गंभीर हो गए। ये विद्रोह नहीं था, लेकिन ये सत्ता को चुनौती देने वाली सोच जरूर थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल आए तो उन्होंने अकबर के चेहरे पर चिंता देख ली। जहांपना, ये चिंता राज्य की है या सत्ता की? अकबर ने गहरी सांस ली। दोनों की बीरबल। अगर मैं चुप रहा तो लोग इसे कमजोरी समझेंगे, अगर कठोर हुआ तो ये उस समझ का अपमान होगा जिसे हमने खुद बढ़ाया है। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपना, अब समय आ गया है कि राज्य को एक आखिरी सबक मिले कि समझ और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मुझे उस प्रांत में भेज दीजिए, बिना सेना, बिना फरमान। अकबर चौंक गए। अगर उन्होंने तुम्हें अपमानित किया? बीरबल मुस्कुराए, तब भी ये सीख का हिस्सा होगा। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में बीरबल उस प्रांत में पहुंच गए। वहां का माहौल बदला बदला था। सभाओं में लोग खुलकर बोलते थे। कई जगह अकबर का नाम सम्मान से नहीं, तर्क के साथ लिया जा रहा था। एक बड़ी सभा में बीरबल भी पहुंचे। लोग उन्हें पहचानते थे। किसी ने कहा, लो, बादशाह का बुद्धिमान आया है, अब हमें समझाने। बीरबल ने मंच पर बैठते हुए कहा, न समझाने आया हूं, न डराने, आज तो मैं सुनने आया हूं। ये सुनकर लोग थोड़ा शांत हुए। एक व्यापारी खड़ा हुआ, हम कर क्यों दें? हम मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, जोखिम उठाते हैं। राजा क्या करता है? सभा में कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, अगर कल पड़ोसी राज्य हमला कर दे तो सबसे पहले किसके पास जाओगे? व्यापारी बोला, राजा के पास। और अगर अकाल पड़े? राजा के पास। और अगर झगड़े बढ़ जाएं? राजा के न्यायालय में। बीरबल ने कहा, तो राजा वो काम करता है जो रोज दिखाई नहीं देता पर हर दिन जरूरी होता है। सभा में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। एक जमींदार बोला, लेकिन कर ज्यादा है। बीरबल ने सिर हिलाया, ये सही हो सकता है, लेकिन कर का सवाल काम से जुड़ा है और काम का सवाल जिम्मेदारी से। फिर बीरबल ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा, आज से 1 महीने तक इस प्रांत में कोई कर नहीं लगेगा। लोग चौंक गए, कुछ खुश हुए, कुछ हैरान। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, इस 1 महीने में राज्य की सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी, सुरक्षा, अनाज भंडारण, न्याय, सड़कें, सब कुछ। सभा में हलचल मच गई। एक व्यक्ति बोला, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, जैसे आप कहते हैं, समझदार लोग खुद व्यवस्था बना सकते हैं। लोगों ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें लगा कि यह अवसर है ये साबित करने का कि उन्हें राजा की जरूरत नहीं। पहला सप्ताह शुरुआत अच्छी रही। लोगों ने आपस में समितियां बनाईं, पहरेदार रखे गए, अनाज का हिसाब रखा गया। सबको लगा कि ये आसान है। दूसरा सप्ताह छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। पहरेदारों को वेतन कौन देगा, इस पर विवाद हुआ। अनाज भंडारण में गड़बड़ी सामने आई। कुछ लोगों ने ज्यादा लिया, कुछ को कम मिला। तीसरा सप्ताह एक रात चोरी हो गई। पहरेदारों ने एक दूसरे पर दोष डाल दिया। न्याय के लिए सभा बुलाई गई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। हर कोई अपने पक्ष में तर्क देने लगा। चौथा सप्ताह सीमा पर अफवाह फैली कि पड़ोसी राज्य हमला कर सकता है। डर फैल गया, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को पता नहीं था कि निर्णय कौन ले। आखिरकार लोग बीरबल के पास आए, हमें मदद चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, किसकी मदद? लोग चुप हो गए। बीरबल बोले, आपने देखा, समझ जरूरी है, लेकिन व्यवस्था उसके बिना नहीं चलती। राजा का काम रोज दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी सब कुछ बिखेर देती है। सभा में कई सिर झुक गए। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया, हमने गलती की, हमने कर को बोझ समझा, लेकिन उसे व्यवस्था की कीमत नहीं माना। बीरबल ने कहा, और राजा को भी ये समझना होगा कि कर न्यायपूर्ण हो, ताकि प्रजा उन्हें बोझ नहीं, योगदान समझे। 1 महीने बाद बीरबल राजधानी लौटे। दरबार में उन्होंने पूरा विवरण सुनाया। अकबर ध्यान से सुनते रहे।
उनके चेहरे पर ना क्रोध था ना गर्व, बस समझ। अकबर बोले, तो निष्कर्ष? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिना काम के पैसा कमाने की चुनौती से शुरू हुई ये यात्रा अब यहां आ पहुंची है कि हर कमाई, हर कर और हर सत्ता का मूल्य जिम्मेदारी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि कर प्रणाली की समीक्षा होगी, अनावश्यक बोझ हटाया जाएगा, लेकिन राज्य की मूल संरचना बनी रहेगी। दरबार में यह फैसला सुनते ही सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे संतोष। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे भी एक राजा की तरह कमाना सिखाया है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, राजा वही है जो सत्ता नहीं, भरोसा कमाता है। उस रात अकबर ने पहली बार चैन की नींद ली। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब राज्य ने ये जान लिया था कि सवाल पूछे जा सकते हैं, फैसले बदले जा सकते हैं, और यही ज्ञान भविष्य में एक ऐसी आंधी बनने वाला था जो सिर्फ प्रजा ही नहीं, खुद अकबर की आत्मा की भी परीक्षा लेने वाला था। समय के साथ राज्य में एक नई चेतना फैल चुकी थी। लोग अब सिर्फ आदेश मानने वाली भीड़ नहीं रहे थे, बल्कि सोचने समझने वाली प्रजा बन चुके थे। ये वही बीज था जिसे कभी अकबर ने अनजाने में बो दिया था और बीरबल ने अपने विवेक से सींचा था। लेकिन हर जागरूकता अपने साथ एक नया संकट भी लाती है, अहंकार का संकट। अब लोगों में ये भावना पनपने लगी थी कि वे सब कुछ समझते हैं। चौपालों पर फैसले होने लगे, बाजारों में राजा की नीतियों पर खुली चर्चा होने लगी। ये सब गलत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सम्मान की जगह तुलना और तुलना की जगह आलोचना ने लेनी शुरू कर दी। अकबर ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये बदलाव जरूरी था, पर उन्हें यह भी दिख रहा था कि कहीं ये संतुलन फिर न बिगड़ जाए। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। एक साधारण किसान ने शाही कर निरीक्षक पर आरोप लगाया कि उसने नियमों की आड़ में उससे ज्यादा कर वसूला है। पहले ऐसे मामलों में किसान डर जाता था, लेकिन अब वो सीधे दरबार में खड़ा था, ना डरा हुआ न झुका हुआ। अकबर ने पूरा मामला सुना। जांच में पता चला कि किसान सच कह रहा था। अकबर ने तुरंत निरीक्षक को दंड दिया। दरबार में ये फैसला होते ही लोगों में खुशी फैल गई, लेकिन उसी खुशी के साथ एक नई बात भी फैलने लगी। अगर राजा गलत कर सकता है तो उसे चुनौती देना भी हमारा अधिकार है। ये बात अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल आए तो अकबर बोले, मैंने न्याय किया, फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ हाथ से निकल रहा है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, जब लोग अधिकार सीखते हैं तो उन्हें मर्यादा सिखानी भी उतनी ही जरूरी होती है। अकबर ने पूछा, और अगर वे मर्यादा भूल जाएं? बीरबल ने उत्तर दिया, तब राजा को कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट होना पड़ता है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। स्पष्ट कैसे? बीरबल बोले, राजा और प्रजा के बीच एक संवाद होना चाहिए, खुला पर सीमित। सच बोलने की आजादी हो पर अपमान की नहीं। अकबर ने तुरंत एक सार्वजनिक सभा बुलाने का निर्णय लिया। यह कोई आदेश सुनाने की सभा नहीं थी, बल्कि एक प्रश्न रखने की सभा थी। सभा के दिन पूरा नगर इकट्ठा हुआ। अकबर पहली बार सिंहासन पर नहीं बल्कि एक साधारण आसन पर बैठे। ये दृश्य ही लोगों के लिए चौंकाने वाला था। अकबर ने कहा, आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। क्या राजा का सम्मान सिर्फ डर से होना चाहिए या समझ से? भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ ने कहा समझ से, कुछ ने कहा दोनों से। अकबर ने आगे पूछा, और अगर समझ सम्मान में बदल जाए तो क्या डर की जरूरत रह जाती है? अब भीड़ शांत हो गई। तभी एक युवक खड़ा हुआ, जहांपनाह, हम सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि अब हम सोचते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, और मैं सवाल सुनता हूं क्योंकि अब मैं भी समझता हूं। सभा में पहली बार राजा और प्रजा एक ही धरातल पर दिखे, अलग भूमिकाओं के साथ पर समान ईमानदारी के साथ। बीरबल ये सब देख रहे थे। उनके मन में संतोष भी था और चिंता भी, क्योंकि उन्हें पता था ये दौर सबसे नाजुक होता है। कुछ ही समय बाद राज्य के एक कोने में एक और घटना हुई। कुछ लोग खुलेआम ये कहने लगे कि अब उन्हें किसी राजा की जरूरत नहीं, वे अपने नियम खुद बनाएंगे। ये बात गंभीर थी। अकबर ने इस बार तुरंत कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, इस बार मैं देखना चाहता हूं कि समझ कितनी गहरी है। बीरबल उस क्षेत्र में गए। वहां लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन सम्मान के साथ नहीं, बराबरी के भाव से। एक व्यक्ति बोला, अब हम खुद निर्णय लेते हैं। बीरबल ने पूछा, और अगर दो निर्णय टकरा जाएं? वो बोला, हम चर्चा करेंगे। और अगर चर्चा में सहमति न बने? वो चुप हो गया। बीरबल ने वहां कई दिन बिताए।
उन्होंने देखा कि शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगते हैं। कोई खुद को ज्यादा समझदार मानता है, कोई ताकतवर। एक दिन वहां झगड़ा इतना बढ़ गया कि हथियार निकल आए। बीरबल ने बीच में खड़े होकर कहा, आज तुम ये साबित कर रहे हो कि राजा की गैर मौजूदगी में सबसे पहले इंसान का धैर्य टूटता है। लोग ठिठक गए। बीरबल बोले, राजा सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होता, वो अंतिम जिम्मेदारी होता है, वो व्यक्ति जिसके होने से विवाद रुक जाते हैं। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज राज्य को एक नई सीख मिली है। आज़ादी बिना जिम्मेदारी के बोझ बन जाती है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या मुझे फिर सख्त होना होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, आपको सिर्फ ये याद दिलाना होगा कि सत्ता और सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। अकबर ने उसी दिन एक घोषणा की, राज्य में सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था तोड़ने की अनुमति नहीं होगी। राजा जवाब देगा, लेकिन राज्य को बिखरने नहीं देगा। ये घोषणा ना डर की थी ना दमन की, ये स्पष्टता की थी। लोगों ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि राजा उनका विरोधी नहीं, बल्कि संतुलन है। बीरबल उस शाम अकेले बैठे थे। उन्हें ये पूरी यात्रा याद आ रही थी, बिना काम के पैसा कमाने की चुनौती से लेकर आज तक। उन्होंने मन ही मन कहा, असली चुनौती पैसा नहीं थी, सत्ता नहीं थी, असली चुनौती मनुष्य की सोच थी। लेकिन कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब राज्य उस मोड़ पर खड़ा था जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ पलट सकती थी। और वो चूक बाहर से नहीं, भीतर से आने वाली थी, अकबर के अपने मन से। आने वाले समय में बादशाह को एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें ना बीरबल का मार्गदर्शन काम आएगा, ना जनता की राय, बल्कि सिर्फ उनका अपना विवेक। और वही निर्णय इस पूरी कथा का सबसे निर्णायक अध्याय बनने वाला था। समय अब एक अजीब मोड़ पर आ चुका था। राज्य बाहर से शांत दिखता था, भीतर से जागृत। लोग सवाल पूछते थे, राजा जवाब देता था, व्यवस्था चल रही थी। लेकिन इस संतुलन की डोर बहुत पतली थी। अकबर ये भली भांति जानते थे, सत्ता का सबसे कठिन रूप वही होता है जिसमें डर नहीं, संवाद होता है। लेकिन हर संवाद एक दिन निर्णय मांगता है। एक सुबह अकबर अकेले शाही बाग में टहल रहे थे। न कोई सिपाही पास था, न कोई दरबारी। पेड़ों की छाया में चलते हुए उनके मन में वही प्रश्न बार बार उभर रहा था, अगर एक दिन मेरी समझ गलत हो गई तो क्या ये जागी हुई प्रजा मुझे माफ करेगी? ये सवाल किसी राजा का नहीं, एक मनुष्य का था। उसी दिन दरबार में एक प्रस्ताव आया जिसने सबको चौंका दिया। कुछ प्रमुख विद्वान और व्यापारी एक साथ आए और बोले, जहांपनाह, अब राज्य कितना समझदार हो चुका है कि कुछ क्षेत्रों में शाही हस्तक्षेप कम किया जा सकता है। हमें स्वयं निर्णय लेने दिए जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई विद्रोह नहीं था, पर यह सत्ता की सीमा को छूने वाली बात थी। अकबर ने सबकी ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ये वही क्षण है जहां राजा को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये मांग लालच से नहीं, विश्वास से आई है। एक दरबारी बोल पड़ा, पर अगर हम आज झुक गए तो कल सिंहासन ही सवालों में आ जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो सिंहासन सवालों से घिर जाए वो पहले से ही खोखला होता है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मैं इस पर तुरंत निर्णय नहीं लूंगा। उस रात अकबर फिर सो न सके। उन्होंने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, अब हर सलाह मुझे अधूरी लगती है। कभी लगता है सत्ता छोड़ दूं, कभी लगता है कसकर पकड़ लूं। बीरबल ने गहरी दृष्टि से अकबर को देखा। जहांपनाह, सत्ता न छोड़ी जाती है न पकड़ी जाती है, उसे निभाया जाता है। अकबर ने पूछा, और अगर निभाते निभाते गलती हो जाए? बीरबल मुस्कुराए। तब राजा वही कहलाता है जो गलती स्वीकार कर सके। ये बात अकबर के मन में बैठ गई। कुछ ही दिनों बाद अकबर ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग करने का आदेश दिया। वहां के लोग अपने छोटे प्रशासनिक निर्णय स्वयं लेंगे, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व राजा का रहेगा। ये फैसला जोखिम भरा था। पहले महीने सब ठीक चला। लोग उत्साहित थे, फैसले जल्दी हो रहे थे। अकबर ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरे महीने समस्याएं उभरने लगी। कुछ प्रभावशाली लोग निर्णयों पर हावी होने लगे। कमजोरों की आवाज दबने लगी। शिकायतें राजधानी पहुंचने लगी। दरबार में लोग बोले, जहांपनाह,
यही होगा, ये प्रयोग विफल है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब वही करना होगा जिससे आप सबसे ज्यादा बचते आए हैं। क्या? अकबर ने पूछा। खुद वहां जाना। पूरा दरबार चौंक गया। जहां पनाह का वहां जाना, ये तो जोखिम है। अकबर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, अगर राजा अपनी ही बनाई व्यवस्था को समझने नहीं जा सकता तो वो राजा किस काम का? कुछ ही दिनों में अकबर साधारण वेश में बिना शाही तामझाम के उस क्षेत्र में पहुंचे। बीरबल उनके साथ थे। लोगों को जब पता चला कि स्वयं अकबर आए हैं तो वे घबरा गए। जो अब तक बड़े बड़े फैसले ले रहे थे वे चुप हो गए। अकबर ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ देखा, सुना, समझा। एक दिन उन्होंने एक सभा बुलाई। न सिंहासन, न घोषणा, बस एक प्रश्न, तुम्हें ये अधिकार क्यों दिया गया था? लोग चुप रहे। अकबर ने खुद ही कहा, इसलिए नहीं कि तुम नए राजा बन जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम जिम्मेदारी समझो। फिर उन्होंने कमजोर लोगों को बोलने दिया। पहली बार उनकी आवाज खुलेआम गूंजी। एक बूढ़ी स्त्री बोली, हमें लगा था अब हमारी सुनवाई होगी, पर अब तो पहले से भी कम हो गई। अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने उसी दिन उस प्रयोग को समाप्त नहीं किया, बल्कि सुधारा। निर्णय लेने की शक्ति तो रही, लेकिन हर फैसले की सार्वजनिक समीक्षा अनिवार्य कर दी गई। लोगों ने देखा, राजा पीछे नहीं हटा, ना ही कठोर हुआ। उसने बीच का रास्ता चुना। राजधानी लौटकर अकबर ने दरबार में कहा, आज मैंने ये सीखा है कि सत्ता बांटी जा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, और यही वो रेखा है जहां राजा और प्रजा दोनों सुरक्षित रहते हैं। दरबार में मौन था, सम्मान से भरा हुआ। उस रात बीरबल अकेले बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी भूमिका बदल रही है। अब वे सिर्फ सलाहकार नहीं, एक साक्षी बन चुके थे, एक ऐसे राजा के जो सीख रहा था। लेकिन बीरबल ये भी जानते थे, हर सीख की एक कीमत होती है। दूर कहीं राज्य के बाहर कुछ लोग इस नए विचार को कमजोरी समझ रहे थे। वे सोच रहे थे कि जब राजा खुद सवाल सुनने लगा है तो उसे और झुकाया जा सकता है, और यहीं से एक नई चुनौती जन्म लेने वाली थी। ऐसी चुनौती जो बाहर से नहीं, भीतर से नहीं, बल्कि सत्ता की परछाइयों से आएगी। ये चुनौती न बुद्धि से हारी जाएगी, न संवाद से। इसके लिए अकबर को पहली बार कठोरता और करुणा के बीच किसी एक को चुनना होगा, और वही चुनाव तय करेगा कि ये जागृत राज्य भविष्य में आदर्श बनेगा या इतिहास में एक चेतावनी। राज्य अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुका था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। बाजार चलते थे, खेत लहलहाते थे, दरबार सजता था। लेकिन भीतर ही भीतर एक अदृश्य हलचल थी, जैसे जमीन के नीचे पानी रास्ता खोज रहा हो। ये हलचल न विद्रोह की थी, न भूख की। ये सत्ता की परछाइयों में पल रहे उन लोगों की थी जो बदलाव को कमजोरी समझ बैठे थे। अकबर को इसकी आहट मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया था। वे जानते थे कि डर से दबाया गया संकट लौटकर और बड़ा बनता है, पर हर संकट संवाद से भी नहीं सुलझता। ये बात अब उनके मन में गहराने लगी थी। एक शाम बीरबल दरबार से लौटकर अपने कक्ष में बैठे ही थे कि एक विश्वसनीय दूत चुपचाप अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या बात है? बीरबल ने पूछा। दूत ने धीमे स्वर में कहा, कुछ बड़े लोग खुलेआम नहीं, लेकिन भीतर भीतर ये कहने लगे हैं कि बादशाह अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। वे मानते हैं कि संवाद और प्रयोगों ने सत्ता को नरम कर दिया है। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अंदेशा था कि ये दिन आएगा। और वे क्या चाहते हैं? बीरबल ने पूछा। वे चाहते हैं कि राजा को एक ऐसी स्थिति में धकेला जाए जहां उन्हें या तो कठोर बनना पड़े या कमजोर साबित होना पड़े। बीरबल ने गहरी सांस ली। यानी राजा की परीक्षा नहीं, राजा की छवि की परीक्षा। दूत चला गया, लेकिन बीरबल देर तक बैठे रहे। उन्हें समझ आ गया था, अब जो आने वाला है वो किसी नीति या प्रयोग का परिणाम नहीं होगा, बल्कि सत्ता की छाया में पनपे अहंकार का विस्फोट होगा। कुछ ही दिनों बाद वो विस्फोट सामने आ गया। राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अचानक विवाद खड़ा हो गया। दो बड़े समूह आमने सामने आ गए। दोनों अपने अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। ये विवाद साधारण नहीं था। इसके पीछे वही प्रभावशाली लोग थे जो राजा की नीतियों से असंतुष्ट थे। उन्होंने जानबूझकर मामला उलझाया ताकि राजा को हस्तक्षेप करना ही पड़े। दरबार में मामला आया।
दोनों पक्ष अपने अपने तर्क लेकर खड़े थे। आवाजें ऊंची थीं, आरोप तीखे थे। अकबर चुपचाप सुनते रहे। ये चुप्पी कई लोगों को अघर रही थी। एक पक्ष बोला, जहांपनाह, अगर आप अब भी निर्णय नहीं लेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि राजा सिर्फ सुन सकता है, फैसला नहीं। ये वाक्य जानबूझकर कहा गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल आगे आए, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुरानी सहजता नहीं थी। जहांपनाह, ये विवाद रास्ते का नहीं है, ये इस बात का है कि राजा अब कैसा है, सख्त या समझदार। एक दरबारी व्यंग से बोला, राजा को दोनों होना चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो दोनों बनने की कोशिश करता है वो अक्सर किसी का नहीं रह जाता। अकबर ने हाथ उठाया, मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा। ये सुनते ही विरोधियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें यही चाहिए था, राजा को मैदान में उतरते देखना। अगले ही दिन अकबर ने उस क्षेत्र का दौरा किया। बिना शाही ऐलान, बिना तामझाम, बीरबल साथ थे। अकबर ने दोनों पक्षों के लोगों से अलग अलग बात की। उन्होंने व्यापारियों से पूछा, मजदूरों से पूछा, पहरेदारों से पूछा। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया था। कुछ लोगों ने नियमों की व्याख्या को तोड़ मरोड़कर अपने पक्ष में मोड़ लिया था। अकबर सब समझ गए। अब प्रश्न ये नहीं था कि फैसला क्या हो, बल्कि ये था कि फैसला कैसे हो। अगर वो बहुत कठोर होते तो लोग कहते, देखो, संवाद बस दिखावा था। अगर बहुत नरम होते तो कहा जाता, राजा दबाव में झुक गया। रात को अकबर और बीरबल अकेले बैठे। अकबर बोले, आज पहली बार मुझे डर लग रहा है कि मेरा हर निर्णय अब सिर्फ सही या गलत नहीं, बल्कि प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने गहरी दृष्टि से कहा, जहांपनाह, जब राजा प्रतीक बन जाता है तब उसका हर कदम इतिहास लिखता है। अकबर ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा। जो सच है वही कीजिए, न छवि के लिए न डर के लिए। अगली सुबह अकबर ने सार्वजनिक निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, यह विवाद नियमों का दुरुपयोग करके खड़ा किया गया है। दोषी वे हैं जिन्होंने भ्रम फैलाया। उनका पद और प्रभाव उनसे छीन लिया जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आगे कहा, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि नियमों में अस्पष्टता थी, इसलिए उन्हें बदला जाएगा ताकि भविष्य में कोई उन्हें मोड़ ना सके। ये फैसला ना पूरी तरह कठोर था ना नरम, ये स्पष्ट था। कुछ लोग संतुष्ट हुए, कुछ नाराज, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों में थी जो राजा को कमजोर साबित करना चाहते थे। उन्होंने देखा, राजा झुका नहीं, डरा नहीं और क्रूर भी नहीं बना। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उन्हें पहली बार लगा कि अब राजा को उनकी उतनी जरूरत नहीं रही। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि जिन लोगों की शक्ति छीनी गई थी वे चुप बैठने वाले नहीं थे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ नीति बदलवाना नहीं था, अब वे अकबर को ही बदलना चाहते थे। और इसके लिए वे एक ऐसा रास्ता चुनने वाले थे जहां राजा को सच और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ये परीक्षा न राज्य की होगी न सत्ता की, ये परीक्षा होगी अकबर के हृदय की। और यही वो मोड़ होगा जहां बीरबल भी पहली बार असहाय महसूस करेंगे। राज्य के आकाश में अब बादल साफ दिखने लगे थे। ये वे बादल नहीं थे जो बरसात लाते हैं, बल्कि वे थे जो तूफान से पहले चुपचाप जमा होते हैं। जिन लोगों की शक्ति छीनी गई थी, जिनका प्रभाव कम हुआ था, वे बाहर से शांत थे, भीतर से उबलते हुए। उन्होंने समझ लिया था कि अकबर को ना डराया जा सकता है, ना आसानी से झुकाया जा सकता है। अब उन्हें किसी और मार्ग से वार करना होगा, ऐसे मार्ग से जो राज्य के हृदय को चीर दे। उनकी नज़र बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो अब तक अकबर की शक्ति भी थे और ढाल भी, वही सबसे बड़ा अवरोध थे। जब तक बीरबल साथ थे, अकबर का विवेक डगमगाता नहीं था, इसलिए योजना बदली गई। राजा पर सीधा वार नहीं, बल्कि उस विश्वास पर वार जिस पर राजा खड़ा था। एक अफवाह फैलाई गई, धीरे धीरे फुसफुसाहटों में, सरायों में, बाजारों में। क्या तुम्हें पता है, बीरबल अब राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। कहते हैं हर निर्णय वही लेता है, राजा तो बस सुनता है। पहले ये बातें हंसी में टाल दी गईं, लेकिन अफवाह की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो बार बार दोहराई जाए। कुछ दरबारी जो पहले चुप रहते थे, अब अकबर के कान में धीरे से कहने लगे, जहांपनाह, लोग ये कहने लगे हैं कि राज्य बीरबल के इशारों पर जलता है। अकबर हर बार यही कहते, लोग कुछ भी कहते हैं। लेकिन शब्द
चाहे अनदेखे किए जाएं, मन में कहीं ना कहीं जगह बना ही लेते हैं। एक दिन अकबर ने देखा, जब वो दरबार में प्रवेश करते हैं तो सब झुकते हैं, लेकिन जब बीरबल बोलते हैं तो सब सुनते हैं। ये कोई अपमान नहीं था, ये स्वाभाविक था। पर अकबर के मन में एक क्षण के लिए एक अनचाहा विचार उठा, क्या मैं धीरे धीरे पीछे छूट रहा हूं? उसी रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी निर्णय लेता हूं या सिर्फ सहमति देता हूं? अगली सुबह दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला आया। एक दूर के प्रांत में विद्रोह की आशंका थी। निर्णय लेना जरूरी था, सेना भेजी जाए या संवाद का रास्ता चुना जाए। दरबारियों की नजरें बीरबल पर टिक गईं, जैसे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार अकबर ने हाथ उठाया। बीरबल, तुम कुछ मत कहो। दरबार सन्न रह गया। बीरबल भी चौंके, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। अकबर ने स्वयं निर्णय सुनाया। पहले संवाद होगा, सेना बाद में। कुछ दरबारी संतुष्ट हुए, कुछ असंतुष्ट। बीरबल शांत रहे। लेकिन इस निर्णय के बाद एक अजीब सी दूरी जन्म लेने लगी। अकबर अब बीरबल से कम पूछते थे, कम साझा करते थे। बीरबल समझ गए थे कि कुछ बदल रहा है। उन्होंने स्वयं दूरी नहीं बनाई, पर जरूरत से ज्यादा पास भी नहीं गए। दिन बीतते गए। उधर विरोधी पक्ष ने अगला दांव चला। उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें यह दिखाया गया कि बीरबल ने कुछ निर्णयों में निजी लाभ के लिए हस्तक्षेप किया है। ये झूठ था, पर बहुत चतुराई से गढ़ा गया था। वो दस्तावेज अकबर तक पहुंचाया गया। अकबर ने उसे पढ़ा। उनके हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को नहीं बुलाया। उन्होंने जांच का आदेश दिया, गुप्त जांच। ये पहली बार था जब अकबर ने बीरबल पर भरोसा होने के बावजूद सीधे पूछने के बजाय जांच करवाई। बीरबल को इसकी भनक लग गई। जब उन्हें पता चला कि उनके विरुद्ध जांच चल रही है तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, ना अकबर से मिले ना किसी दरबारी से। एक दिन अकबर ने स्वयं बीरबल को बुलाया। कमरा शांत था। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी मेरी सत्ता को अपनी बुद्धि से ऊपर समझा है? यह प्रश्न तलवार की तरह था। बीरबल ने बिना हिचक उत्तर दिया, जहां पना, मैंने कभी अपनी बुद्धि को आपकी सत्ता से ऊपर नहीं रखा। मैंने सिर्फ आपकी सत्ता को आपकी बुद्धि के बराबर रखने की कोशिश की है। अकबर कुछ पल चुप रहे। और अगर लोग ये मानने लगें कि राजा से ज्यादा भरोसेमंद उसका सलाहकार है, बीरबल ने गहरी सांस ली, तो ये राजा की हार नहीं होती जहां बना, ये उस भरोसे की जीत होती है जिसे आपने स्वयं जन्म दिया। अकबर ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन राज्य भरोसे से नहीं, सत्ता से चलता है। बीरबल की आंखों में पहली बार पीड़ा छलकी। और सत्ता बिना भरोसे के डर बन जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अकबर ने जांच की रिपोर्ट सामने रखी। ये सब क्या है बीरबल? बीरबल ने कागज देखे, एक एक शब्द पढ़ा, फिर कागज रख दिए। ये झूठ है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। अकबर चौंक गए। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि अगर मेरे सच को प्रमाण चाहिए तो हमारा रिश्ता पहले ही हार चुका है। ये वाक्य अकबर के हृदय में चुभ गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम चाहते क्या हो? बीरबल ने सिर झुकाया, अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मेरा यहां रहना राज्य के लिए हानिकारक होगा। तुम दरबार छोड़ना चाहते हो? अकबर ने पूछा। अगर इससे आपके मन का बोझ हल्का हो, बीरबल ने कहा, तो हां। अकबर ने निर्णय उसी क्षण नहीं लिया। उन्होंने बीरबल को जाने का संकेत दिया। उस रात अकबर बिल्कुल अकेले थे, न सलाह न तर्क, सिर्फ विचार। उन्हें याद आया, पहली चुनौती, बिना काम के पैसा। फिर एक एक पड़ाव, हर जगह बीरबल साथ थे। हर बार जब अकबर डगमगाए, बीरबल ने उन्हें संभाला। और आज वही रिश्ता कटघरे में खड़ा था। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। अकबर ने घोषणा की, बीरबल कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया, न विरोध न सफाई। उन्होंने दरबार छोड़ा। शहर में ये खबर आग की तरह फैली। कुछ रोए, कुछ चुप रहे, कुछ ने राहत की सांस ली। अकबर सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें पहली बार वो सिंहासन खाली सा लगा। दिन बीतने लगे। बिना बीरबल के दरबार चलता रहा, लेकिन निर्णय भारी होने लगे। कोई भी बात हल्की नहीं लगती थी। हर सलाह में स्वार्थ दिखता, हर तर्क अधूरा लगता। उधर बीरबल एक साधारण जीवन जीने लगे, न शिकायत न क्रोध, लेकिन उनके बिना राज्य की धड़कन बदल गई थी।
कुछ ही महीनों में वही लोग जिन्होंने बीरबल को हटवाया था फिर सक्रिय हो गए। अब कोई रोकने वाला नहीं था। एक दिन अकबर को पता चला कि एक बड़ा निर्णय गलत दिशा में जा रहा है और उस निर्णय को वही लोग चला रहे हैं जिन्होंने पहले झूठी अफवाहें फैलाई थीं। अकबर समझ गए ये केवल बीरबल की अनुपस्थिति नहीं थी, ये उनकी अपनी चूक थी। उस रात अकबर ने अपने आप से कहा, मैंने सत्ता को बचाने के लिए भरोसा खो दिया। और यही स्वीकारोक्ति उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण थी। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगला अध्याय तय करेगा, क्या अकबर अपने अहंकार को स्वीकारोक्ति से बड़ा मानेंगे या सत्य के सामने झुककर एक बार फिर राजा से महान मनुष्य बनेंगे। और ये निर्णय सिर्फ राज्य का नहीं होगा, ये अकबर के अस्तित्व का निर्णय होगा। अकबर की नींद अब गहरी नहीं रही थी। रातें लंबी लगने लगी थीं और सवेरा बोझ बनकर आता था। सिंहासन वही था, दरबार वही, चेहरे भी वही, पर सब कुछ जैसे अर्थहीन हो गया था। जिस दिन बीरबल दरबार से गए थे उस दिन अकबर ने पहली बार समझा था कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी उपस्थिति से नहीं, उसकी अनुपस्थिति से पहचाना जाता है। सुबह की पहली किरण जब महल की दीवारों पर पड़ी, अकबर ने आंखें खोली। उन्होंने उठकर बाहर देखा। आकाश साफ था पर मन में धुंध छाई हुई थी। सेवक ने आकर बताया कि आज दरबार में व्यापारिक करों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय होना है। अकबर ने सिर हिलाया, पर उनके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या मैं सही निर्णय ले पाऊंगा। दरबार सजा। मंत्रियों ने अपने अपने तर्क तैयार कर रखे थे। कोई कर बढ़ाने के पक्ष में था, कोई विरोध में। हर कोई बोल रहा था पर कोई भी सुन नहीं रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे सब देख रहे थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि बीरबल होते तो इस शोर को एक वाक्य में शांत कर देते। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह कर बढ़ाना ही राज्य के हित में है। दूसरा बोला, नहीं, इससे जनता में असंतोष फैलेगा। अकबर ने हाथ उठाया। सब चुप हो गए। क्या कोई ये बता सकता है, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, कि इस निर्णय का असर 5 साल बाद क्या होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर नहीं आया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें बीरबल की आवाज याद आई, जहां पनाह तात्कालिक लाभ अक्सर दीर्घकालिक हानि छुपाए रहता है। अकबर ने निर्णय टाल दिया। दरबार विसर्जित हुआ, पर असंतोष साफ झलक रहा था। उधर शहर के एक शांत कोने में बीरबल साधारण कपड़ों में बैठे थे। उनके सामने एक कागज और कलम थी। वे कोई शिकायत नहीं लिख रहे थे, ना कोई सफाई। वे बस विचार लिख रहे थे, राज्य के, समाज के, मनुष्य के। कुछ लोग उनसे मिलने आते, कोई सलाह मांगता, कोई सिर्फ दर्शन के लिए आता। बीरबल सबको एक ही बात कहते, मैं अब किसी पद पर नहीं हूं, जो कहना है अपने विवेक से कहो। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलने लगी कि बीरबल अब भी वही हैं, बिना सत्ता के भी उतने ही प्रभावशाली। ये बात फिर से कुछ लोगों को खटकने लगी। दरबार में अकबर के पास एक और सूचना आई। सीमांत क्षेत्र में व्यापार रुका हुआ था। गलत निर्णयों की वजह से नुकसान हो रहा था। अकबर ने जांच करवाई। जांच में वही नाम सामने आए, वे दरबारी जिन्होंने बीरबल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अकबर का हृदय भारी हो गया। उस रात अकबर ने किसी को नहीं बुलाया, न मंत्री न सलाहकार। वे अकेले बैठे रहे और सोचते रहे। उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांका। क्या राजा होना सिर्फ आदेश देना है? उन्होंने स्वयं से पूछा, या सही को पहचानने की शक्ति भी राजा होने का हिस्सा है? उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन ये निर्णय दरबार का नहीं, आत्मा का था। अगली सुबह अकबर साधारण वस्त्रों में महल से बाहर निकले। किसी को नहीं बताया गया कि वे कहाँ जा रहे हैं। बस 2 विश्वसनीय सिपाही साथ थे। वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां बीरबल रहते थे। बीरबल बाहर बैठे थे, जैसे उन्हें आभास हो गया हो। उन्होंने सिर उठाया। अकबर को देखकर वे खड़े हो गए, लेकिन झुके नहीं, न सम्मान में न विरोध में, बस एक मनुष्य की तरह। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अकबर बोले, मैं राजा बनकर नहीं आया हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और मैं सलाहकार बनकर खड़ा नहीं हूं। अकबर मुस्कुराए। काफी समय बाद, मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया हूं, अकबर ने कहा, जिससे गलती हो गई।
बीरबल की आंखों में आश्चर्य नहीं था, सिर्फ समझ थी। गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, बीरबल बोले, उसे स्वीकार करना दुर्लभ गुण। अकबर ने गहरी सांस ली। मैंने भरोसे को सत्ता से तौलने की कोशिश की और हार गया। हार तब होती, बीरबल ने कहा, जब आप सीखने से मना कर देते। अकबर ने झुककर कहा, मुझे राज्य से पहले स्वयं को ठीक करना है। कुछ देर दोनों साथ बैठे रहे, ना राजनीति की बात, ना षड्यंत्र की, बस जीवन की। अकबर ने कहा, राज्य बिना तुम्हारे लड़खड़ा रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, राज्य किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका होना चाहिए जहांपनाह। लेकिन कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं, अकबर ने कहा, जो दिखते नहीं पर भार संभालते हैं। बीरबल ने सिर झुका लिया। अकबर उठे। मैं तुमसे दरबार लौटने का आदेश नहीं दूंगा। बीरबल चौंके। मैं तुमसे विनती करूंगा, अकबर बोले, अगर तुम्हें लगे कि मैं सीख चुका हूं तभी लौटना। बीरबल ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। जहांपना, सीखना कभी पूरा नहीं होता। अकबर वापस लौटे। दरबार बुलाया गया। सबको आश्चर्य हुआ जब अकबर ने स्वयं स्वीकार किया, मुझसे भूल हुई, मैंने सही और गलत के बीच अंतर को अहंकार से ढक दिया। दरबार स्तब्ध था। अकबर ने आगे कहा, आज से दरबार में सिर्फ पद नहीं, विवेक बोलेगा। उन्होंने षड्यंत्रकारियों को दंड दिया, न कठोर न नरम, न्यायपूर्ण। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार लौटे, बिना उत्सव, बिना घोषणा। जब बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, अकबर सिंहासन से उतर आए। सबने देखा, एक राजा एक मनुष्य का स्वागत कर रहा था। अकबर बोले, आज मैं समझ गया हूं, बिना काम के पैसा कमाने की चुनौती सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती बिना अहंकार के राजा बने रहना है। बीरबल ने कहा, और वो चुनौती जीवन भर चलती है। दरबार में सन्नाटा नहीं था, शांति थी। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये किसी जीत या हार की कहानी नहीं है। ये उस क्षण की कहानी है जब सत्ता ने विवेक के आगे सिर झुकाया, और उसी क्षण एक राजा सच में महान बना। समय ठहरता नहीं है, पर कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो समय की गति बदल देते हैं। बीरबल के पुनः दरबार लौटने के बाद राज्य में शांति तो लौटी, पर वो शांति स्थिर नहीं थी, वो जागरूक थी, जैसे कोई नदी जो अब शांत दिखती है पर भीतर गहराई से बह रही हो। अकबर भी अब वही अकबर नहीं थे। उनके निर्णयों में अब जल्दबाजी नहीं थी, शब्दों में कठोरता नहीं थी, और आंखों में पहले से अधिक प्रश्न थे। दरबार पहले की तरह भरा रहता, पर उसकी आत्मा बदल चुकी थी। अब हर निर्णय से पहले अकबर स्वयं प्रश्न करते, क्या ये सही है? बीरबल उत्तर देने से पहले अक्सर कहते, जहांपना, इसका उत्तर आपको पहले ही पता है। यही वो बदलाव था जो कई लोगों को खटक रहा था। राज्य में एक नया वर्ग उभर रहा था, वे लोग जो वर्षों तक सत्ता के किनारों से लाभ उठाते आए थे। उन्हें बीरबल की वापसी से डर नहीं था, उन्हें डर था अकबर के बदल जाने से, क्योंकि अब राजा आदेश नहीं देता था, तर्क मांगता था, और जहां तर्क मांगा जाए वहां छल टिक नहीं पाता। इसी बीच एक नई समस्या ने सिर उठाया। दूर दराज के इलाकों में ये चर्चा फैलने लगी कि राजा अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा। कुछ लोग इसे कमजोरी समझने लगे। कुछ छोटे सरदारों ने कर देने में आनाकानी शुरू कर दी। संदेश साफ था, राजा की सहनशीलता को परखा जा रहा था। दरबार में ये विषय उठा। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, अब नरमी की नहीं, शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता है। दूसरे ने कहा, अगर अभी कठोरता नहीं दिखाई गई तो ये आग फैल जाएगी। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, पर बीरबल चुप रहे। अकबर बोले, मैं शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, पर उससे क्या सिद्ध होगा कि मैं डराता हूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, जो डर से झुकता है वो मौका मिलते ही सिर उठाता है। ये निर्णय लिया गया कि पहले संवाद होगा, लेकिन इस बार संवाद केवल शब्दों का नहीं था, ये विश्वास का संवाद था। अकबर ने कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजा, पर उनके साथ कोई सैनिक नहीं। ये संदेश था, हम बात करने आए हैं, धमकाने नहीं। ये निर्णय कई लोगों को मूर्खता लगा। उधर बीरबल इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये परीक्षा सिर्फ अकबर की नहीं, पूरे राज्य की है। कुछ ही दिनों में प्रतिनिधि लौटे। समाचार मिले जुले थे। कुछ सरदार मान गए, कुछ अब भी अड़े थे। दरबार फिर जमा हुआ। इस बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। कुछ घावों पर मरहम चाहिए, कुछ पर पट्टी, और कुछ को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि सड़न दिख सके। अकबर समझ गए,
उन्होंने निर्णय लिया, जो संवाद से मान गए उन्हें सम्मान मिलेगा, जो नहीं माने उनके साथ न्याय होगा, पर बिना क्रूरता के। सेना भेजी गई, पर केवल उन स्थानों पर जहां स्पष्ट अवज्ञा थी। न कोई लूट, न कोई अत्याचार, सिर्फ व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ये संदेश पूरे राज्य में फैल गया, राजा न कमजोर है न निर्दयी, वो न्यायप्रिय है। इसी दौरान एक और घटना घटी। एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि कुछ अधिकारी फिर से रिश्वत लेने लगे हैं। पहले ये शिकायत दबा दी जाती थी, पर अब अकबर ने उसी क्षण जांच का आदेश दिया। जांच में बड़े नाम सामने आए। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सबके सामने कहा, जो ये सोचते हैं कि बीरबल की बुद्धि और मेरी सीख कुछ महीनों की है, वे भूल कर रहे हैं। उन्होंने दोषियों को दंड दिया, सार्वजनिक, स्पष्ट और निष्पक्ष। बीरबल ये सब देखकर बोले, जहांपना, अब लोग आपको इसलिए नहीं मानते कि आप राजा हैं, बल्कि इसलिए कि आप सही हैं। अकबर ने उत्तर दिया, और ये श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने मुझे ये अंतर समझाया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राज्य के बाहर से भी हलचल थी। पड़ोसी राज्यों के दूत आने लगे। वे ये जानना चाहते थे कि क्या ये बदलाव स्थायी है या केवल दिखावा। एक दूत ने खुले तौर पर कहा, आपका राज्य बदल रहा है, क्या ये स्थिर रहेगा? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, परिवर्तन जो सत्य से जन्म ले वो स्थिर ही होता है। उस रात अकबर और बीरबल फिर साथ बैठे। अकबर ने पूछा, तुम्हें कभी अफसोस हुआ जब तुम दरबार से गए थे? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर वो दूरी ना होती तो ये निकटता संभव नहीं होती। अकबर चुप रहे। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, आपने एक बार बिना काम के पैसा कमाने की चुनौती दी थी। उस दिन लगा था कि ये बुद्धि की परीक्षा है। अब समझ आता है वो आत्मा की तैयारी थी। अकबर ने गहरी सांस ली। और ये तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल मुस्कुराए, ना किसी की होती है। राज्य अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। षड्यंत्र अभी भी थे, चुनौतियां अभी भी थीं, पर अब एक अंतर था। राजा जाग चुका था, और जब राजा जाग जाता है तो इतिहास करवट बदल लेता है। आगे की राह अभी लंबी थी। कुछ ऐसे निर्णय आने वाले थे जो अब तक की हर परीक्षा से कठिन होंगे, क्योंकि अब प्रश्न बाहरी नहीं, भीतर के होंगे, और वही प्रश्न तय करेंगे, क्या ये परिवर्तन सिर्फ एक कालखंड रहेगा या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जहां विवेक चलता है वहां कथा चलती रहती है। रात गहरी थी, पर आकाश में तारे स्पष्ट दिख रहे थे। ये वही रात थी जब इतिहास अक्सर चुपचाप करवट लेता है। अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने दीपक जल रहा था, पर उसकी लौ स्थिर नहीं थी, जैसे भीतर की स्थिति को ही दर्शा रही हो। बीरबल दरबार में लौट चुके थे। व्यवस्था संभल चुकी थी। न्याय का स्वर फिर स्पष्ट हो गया था। फिर भी अकबर का मन किसी अनजाने बोझ से मुक्त नहीं था। उन्होंने स्वयं से कहा, राज्य को संभाल लेना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं को संभालना। बीते दिनों की घटनाएं उनके मन में चलचित्र की तरह चलने लगीं। वो चुनौती जो हंसी में दी गई थी, बिना काम किए पैसा कमाने की। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि सत्ता, विश्वास और अहंकार की यात्रा की शुरुआत होगी। बीरबल ने उस चुनौती को ऐसे हल किया था कि अकबर स्वयं चकित रह गए थे। पर असली उत्तर तब नहीं मिला था। असली उत्तर अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था, पर आज का दरबार अलग था। न कोई बड़ा मुकदमा, न कोई युद्ध की चर्चा। अकबर ने सबको बैठने का संकेत दिया और स्वयं खड़े हो गए। ये दृश्य असामान्य था। दरबारियों में हलचल हुई। अकबर ने शांत स्वर में बोलना शुरू किया, आज मैं किसी निर्णय की घोषणा करने नहीं आया हूं। आज मैं एक स्वीकारोक्ति करने आया हूं। सन्नाटा छा गया। एक समय था, अकबर बोले, जब मुझे लगता था कि राजा वही होता है जो सबसे ऊपर बैठता है। फिर मैंने समझा कि राजा वो होता है जिसके पास सबसे तेज बुद्धि हो। और अब वे रुके, फिर बोले, अब मैं जानता हूं कि राजा वो होता है जो अपने भीतर के राजा को पहचान ले। सबकी दृष्टि झुकी हुई थी। मैंने एक दिन बीरबल को ये चुनौती दी थी कि बिना काम किए पैसा कमाकर दिखाओ। मुझे लगा था ये असंभव है, पर उस दिन बीरबल ने मुझे ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मूल्य कैसे पैदा होता है। बीरबल चुपचाप खड़े थे। अकबर ने आगे कहा,
काम केवल हाथों से नहीं होता, काम विचारों से भी होता है, काम साहस से भी होता है। और कभी-कभी सबसे बड़ा काम ये स्वीकार करना होता है कि हम गलत थे। ये कहते हुए अकबर ने बीरबल की ओर देखा। मैं गलत था। ये शब्द भारी थे। एक सम्राट के मुंह से निकले ये शब्द तलवार से अधिक प्रभावशाली थे। कुछ दरबारी भावुक हो उठे, कुछ की आंखों में भय था, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। अकबर ने घोषणा की कि राज्य में एक नई परंपरा शुरू होगी। हर बड़े निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या ये निर्णय सिर्फ आज के लिए सही है या कल के लिए भी? और इस प्रश्न का उत्तर केवल राजा या मंत्री नहीं, बल्कि विवेक देगा। ये कोई लिखित नियम नहीं था, ये एक मौन संकल्प था। समय बीतने लगा, राज्य में धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। कर व्यवस्था अधिक स्पष्ट हुई, न्यायालयों में फैसले तेज और निष्पक्ष होने लगे। अधिकारी जानते थे कि अब कोई भी क्षण देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि राजा अब केवल देखता नहीं था, समझता था। बीरबल का स्थान भी बदल चुका था। वे अब केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते थे, वे प्रश्न पैदा करते थे। कई बार वे अकबर से कहते, जहांपनाह, इस पर मेरा मत नहीं चाहिए, आपका उत्तर अधिक महत्वपूर्ण है। और अकबर सोचते। एक दिन राज्य में एक असामान्य घटना हुई। एक साधारण किसान दरबार तक पहुंचा। उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने बस एक प्रश्न पूछा, राजा और प्रजा में अंतर क्या है? दरबार में खुसुर-फुसुर हुई। अकबर ने किसान को पास बुलाया। तुम क्या समझते हो? अकबर ने पूछा। किसान बोला, राजा के पास शक्ति होती है, प्रजा के पास श्रम। अगर शक्ति श्रम का सम्मान करे तो राज्य चलता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुका दिया, मानो कह रहे हो, उत्तर मिल गया। अकबर ने किसान को इनाम दिया, पर उससे अधिक उन्होंने उस उत्तर को अपने भीतर रख लिया। इसी दौरान पड़ोसी राज्यों में हलचल तेज हो गई। कुछ शासक इस परिवर्तन को संदेह से देख रहे थे। उन्हें लगता था कि इतना विचारशील राजा युद्ध में कमजोर होगा। एक गुप्त गठबंधन बना, सीमाओं पर दबाव बढ़ने लगा। ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। दरबार में युद्ध की चर्चा हुई। सेनापति ने कहा, जहांपनाह, ये हमारी शक्ति परखने आए हैं। अकबर ने पूछा, क्या हमने उन्हें कोई कारण दिया है? उत्तर था, नहीं। अकबर ने कहा, तो हम पहले उन्हें कारण नहीं देंगे। उन्होंने दूत भेजे, स्पष्ट शब्दों में कहा, हम शांति चाहते हैं पर निर्बल नहीं हैं। ये संदेश साहसिक था। कुछ समय तक तनाव रहा, फिर धीरे धीरे सीमाओं पर शांति लौटी। पड़ोसी समझ गए कि ये राज्य अब केवल तलवार से नहीं, संतुलन से चलता है। उस रात अकबर और बीरबल फिर आमने सामने बैठे थे। अकबर ने कहा, अगर तुम उस दिन दरबार से न गए होते तो क्या ये सब संभव होता? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर बीज मिट्टी में न जाए तो वृक्ष नहीं बनता। अकबर हंसे, हल्की सच्ची हंसी। और अगर मैं उस दिन तुम्हें वापस न बुलाता? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, तो शायद आप किसी और तरह से सीखते। सीखना रुकता नहीं, रास्ता बदलता है। अकबर गंभीर हो गए। मैंने उस दिन समझा, उन्होंने कहा, कि बिना काम के पैसा कमाने की चुनौती असल में ये पूछ रही थी, क्या मैं बिना डर के विश्वास कमा सकता हूं? बीरबल ने कहा, और आपने कमा लिया जहांपनाह। समय आगे बढ़ा। अकबर के शासन की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी। लोग कहते, ये राजा सुनता है, ये राजा सोचता है, ये राजा बदलता है। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अकबर ने एक वाक्य अक्सर दोहराया, सत्ता विरासत में मिल सकती है, पर विवेक अर्जित करना पड़ता है। बीरबल उस समय भी उनके साथ थे, न सलाहकार के रूप में, न मंत्री के रूप में, बल्कि एक दर्पण के रूप में। जब इतिहास ने इस काल को देखा तो उसने इसे किसी एक विजय के लिए नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के लिए याद रखा। ये कहानी न तो सिर्फ अकबर की है, न सिर्फ बीरबल की। ये उस क्षण की कहानी है जब एक राजा ने यह समझा कि सबसे कठिन चुनौती बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। और जब बस चुनौती को स्वीकार कर लिया जाए तो बिना काम किए भी सबसे बड़ा धन मिल जाता है, विश्वास।